वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ सीरीज का आज हमारा ये चौथा पार्ट होने वाला है, जिसमें हम 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासंग्रह आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, जो हमें सीरीज चला रहे हैं, आपको मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी एवं राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है। और आप सभी को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार नई भर्तियां आती जा रही है, भर्तियों की भरमार चल रही है इस समय। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। साथ ही दोस्तों, आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम या पढ़ाई संबंधित ग्रुप हैं, उसमें वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो चलिए, आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं हम। तो आज का हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है कि रीवा, पन्ना, पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। क्या है प्रश्न कि रीवा, पन्ना, पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं हम, टोंस नदी, दूसरा केन, तीसरा है हमारा बिहड़, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि उपरोक्त सभी। रीवा, पन्ना के पठार से टोंस, केन, बिहड़, सतना और ब्योरमा आदि नदियां निकलती है। चलिए थोड़ा हम केन नदी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी केन नदी है, ये कैमूर श्रृंखला कटनी जिला से निकलती है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? कैमूर श्रृंखला कटनी जिले से निकलती है। और जो इसका अंतिम है, जहाँ पर इसका किसमें गिरती दोस्तों, तो इसका जो समाप्ति स्थल है वो है हमारा यमुना नदी। यानी दोस्तों, जो केन नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, और ये उत्तर प्रदेश में जाकर फतेहपुर जिला, वहाँ जाके किसमें मिल जाती है? तो ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। और इसकी दोस्तों हम टोटल लंबाई की बात करें तो वो है 427 किलोमीटर। कितनी है? 427 किलोमीटर है केन नदी की टोटल लंबाई। तो आपको याद रखना है कि केन नदी का उद्गम होता है कैमूर श्रृंखला कटनी से, और जो इसकी समाप्ति होती है वो यमुना नदी के अंदर हो जाती है, फतेहपुर जिला, उत्तर प्रदेश में। और टोटल लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटी के संबंध में सत्य कथन को चुनें। यह प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में आया हुआ है। तो इसका हम पहला ऑप्शन देखते हैं, यह भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, यह घाटी प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है। तीसरा ऑप्शन है, इस घाटी को प्रदेश की अन्न पेटी भी कहा जाता है। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। जितने दोस्तों कथन दिए हैं, कथन 1, 2, 3, तीनों नर्मदा सोन घाटी के संबंध में बिल्कुल सत्य हैं। और दोस्तों, जो आज के हम 50% डिस्कस करने वाले हैं, ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग पर है। इसके पहले इसके हमने कितने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख लें। इसके साथ दोस्तों इसका हमारा एक पार्ट और आएगा, बस इसके बाद हम दूसरा सीरीज शुरू करेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग के हमारे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संबंध में असत्य। ये भी एमपीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। दूसरा ऑप्शन है, प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी सीमा बनाती है। तीसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश की सीमाओं को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो हो जाएगा कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि 3 कथन बिल्कुल सत्य हैं और जो हमें असत्य कथन है उसका सिलेक्शन करना है। तो जो हमारा दूसरा कथन है दोस्तों वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश की कौन सी सीमा बनाती है? हमारी उत्तरी सीमा बनाती है, और दक्षिण में हमारी महाराष्ट्र के साथ सीमा लगती है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह संघ के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है बोल रहा है कि जो जितनी भी हमारी चट्टानों के समूह है उसमें से कौन सा ऐसा चट्टान का समूह है जो मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला हमारा हो जाएगा संघीय समूह, दूसरा हो जाएगा द्रविड़ समूह, तीसरा हो जाएगा आर्य समूह, और चौथा हो जाएगा धारवाड़ समूह। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविड़ समूह, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में द्रविड़ समूह की चट्टानों के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आर्य समूह और धारवाड़ समूह, संघीय समूह की चट्टानें जरूर मिली है। चलिए थोड़ा हम चट्टानों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश टोटल 4 प्रकार की चट्टानों के क्रम है, जिसमें पहला है आद्यकल्प, फिर हमारा पुराण कल्प, फिर द्रविड़ कल्प, और फिर हो जाएगा हमारा आर्यकल्प। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में द्रविड़ कल्प की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। तो प्रश्न बोल रहा है जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि मध्य प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान, गुजरात होते हुए डायरेक्ट दिल्ली जाती है रायसीना हिल्स पर, तो वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बघेलखंड का पठार, दूसरा हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी, तीसरा हो जाएगा मालवा का पठार, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड का पठार। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है मालवा का पठार, यानी कि जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो मालवा के पठार क्षेत्र में फैली हुई है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मालवा का पठार। चलिए दोस्तों, हम मालवा के पठाई को जनजाति देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में भील, गोंड और पटाली जनजाति पाई जाती है।
और मालवा के पठार में दोस्तों हम उद्योग की बात करें तो यहाँ पर कृत्रिम रेशा उद्योग जिसको हम ग्रेसिम बोलते हैं जो कि नागदा में स्थित है, सूती वस्त्र उद्योग इंदौर में है, साथ दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको हम BHEL बोलते हैं भोपाल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों देवास में नोट प्रेस और लेदर कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना करी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों उद्योग की तो ऑप्टिकल फाइबर मंडीदीप में जो कि रायसेन में है उसकी स्थापना की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह जो कि पीतमपुर में है उसकी स्थापना भी मध्य प्रदेश में की गई है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में पीतमपुर में नागट्राक्स का भी उद्घाटन किया गया है। तो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा कि नागट्राक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो किया गया है पीतमपुर में। इसके अलावा दोस्तों और हम औद्योगिक केंद्रों की बात करें तो झाबुआ का मेघनगर, पीलूखेड़ी और जावरा मालवा के क्या है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके अलावा दोस्तों हम मालवा में अगर पर्यटन की बात करें तो सांची का स्तूप, भीमबेटका रायसेन, इसके अलावा दोस्तों बाघ की गुफाएं, फिर हमारा पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, साथ दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन और इसके अलावा मांडू जिसको हम सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मालवा में शिप्रा नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। तो दोस्तों ये प्रमुख मालवा से जुड़ी हुई बातें थी जो हमने इसमें डिस्कस करी है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है। प्रश्न बोल रहा है जो आर्य समूह है जो हमारा प्रथम चट्टान समूह था इसकी जो चट्टानें वो मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा गोंडवाना शेल समूह के रूप में, क्या है कि गोंडवाना शेल समूह के रूप में। दूसरा है बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में। तीसरा है सोनसर एवं सकोली सीरीज के रूप में। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है पोर्सलेनाइट या हार्न स्टोन के रूप में। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोंडवाना शेल समूह के रूप में हमारी आर्य समूह चट्टानें पाई जाती हैं। और दोस्तों जो हमारी गोंडवाना शेल है इनको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला हो जाएगा हमारा अपर, लोअर और मिडिल, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में। दूसरा हो जाएगा सोसर एवं सकोली सीरीज के रूप में। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पोर्सलाइट और हार्नस्टोन के रूप में। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, यानी कि बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में क्या है क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो याद रखें आप क्रिटेशियस कल्प की चट्टानों का क्या क्या क्रम है, तो बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज। इनका दोस्तों सीरीज के बारे में हम आगे और आपको अच्छे से बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और अगर चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर रोज नवीन वीडियो हम डालते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन क्या है। प्रश्न बोल रहा है कि जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। ये भी दोस्तों MPPSC में आया हुआ प्रश्न है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर है। क्या है कि राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन है हमारा राज्य का उत्तर से दक्षिण चौड़ाई या विस्तार 590 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन एक और दोनों सही, या फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी कथन असत्य है। क्या है फोर्थ ऑप्शन? उपरोक्त सभी कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है 870 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण दोस्तों 690 किलोमीटर है। और यहाँ पे कितना लिखा है इन्होंने 590, यानी कि हमारा सिर्फ ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है रीवा पन्ना का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड पठार, तीसरा है मालवा का पठार, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है बघेलखंड का पठार। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार का निर्माण कहाँ से होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार से मालवा का पठार का निर्माण हुआ है। ये प्रश्न हमने दूसरे और तीसरे भाग में हमने देख लिया है। इसके अलावा दोस्तों जब ज्वालामुखी फटता है और जो उससे गर्म पदार्थ निकलता है उसको हम लावा बोलते हैं, और जब वो गर्म पदार्थ ठंडा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। तो आप ये भी याद रखें। चलिए थोड़ा मालवा के पठार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं मालवा के पठार की जलवायु किस प्रकार की है। दोस्तों मालवा के पठार की जलवायु सम जलवायु है। ये ना तो अधिक गर्मी है ना ही अधिक क्या है ठंड। यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो सम प्रकार की जलवायु है। साथ दोस्तों अगर हम मालवा के पठार में वर्षा की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जो कि अरब सागर से आता है। और जो है कि औसत वर्षा है वो कितनी 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वर्षा होती है। चलिए दोस्तों हम थोड़ा मालवा के पठार की मिट्टी की बात करें तो बेसाल्ट एवं ज्वालामुखी पदार्थों के अपगठन एवं विनियोजन से निर्मित यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, वो है काली मिट्टी। कौन सी प्रकार की है? इसलिए दोस्तों पूरे मालवा के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों मालवा के पठार पर हम अगर उगाए जाने वाले फसलों की बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है इसमें गेहूं का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कपास और जो हमारे मंदसौर और नीमच 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर अफीम का उत्पादन भी किया जाता है। और दोस्तों अन्य फसलों की बात करें तो उसमें मूंगफली और ज्वार और मक्का भी मालवा की क्या है प्रमुख फसलें हैं। इसलिए दोस्तों हम देखें मालवा के पठार में पाए जाने वाले खनिज, तो दोस्तों मालवा के पठार में एस्बेस्टस, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट और स्लेट आदि पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कि कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है। यानी दोस्तों आपको पता होगा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश या पूरे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऐसे में प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंदौर, जबलपुर, भोपाल। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा खंडवा, विदिशा और मंडला। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। यानी दोस्तों जो उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ तीनों जिले हैं ये कर्क रेखा पर स्थित हैं और बिल्कुल समीप हैं। और दोस्तों साथ ही जो हमारी कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश कितने जिलों से निकलती है, तो निकलती है 14 जिलों से। कितने? 14 जिलों से। चलिए हम एक ही जिला देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जिला हो जाएगा, हम ये क्रम वाइज देखेंगे और सबसे पहले हम देख रहे हैं पश्चिम से। किससे? पश्चिम से हम पूर्व की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों रतलाम जिला आ जाएगा, फिर उज्जैन बाद दोस्तों हमारा आगर मालवा जिला, फिर शाजापुर, फिर राजगढ़। इसके बाद दोस्तों हमारा सीहोर जिला, सीहोर के बाद भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और अंतिम हो जाएगा हमारा शहडोल जिला। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के 14 जिले थे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। क्या है? किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो ऑप्शन हम देखते हैं छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा और बिलासपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिलासपुर। क्या हो जाएगा? बिलासपुर। अगर दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए तो वहां पर हमारे को थोड़ा एलिमिनेटिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में पूछा गया है और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है बिलासपुर। दोस्तों बिलासपुर मध्य प्रदेश का जिला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का जिला है। तो अगर थोड़ा आप एलिमिनेटिंग मेथड से दिमाग लगाएंगे तो जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आ रहा है उसका भी आप सही जवाब कर देंगे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ का जिला है दोस्तों? ये एक छत्तीसगढ़ का जिला है। चलिए थोड़ा हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? वो है धूपगढ़। कौन सी दोस्तों? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं इसकी ऊंचाई। इसके अलावा दोस्तों जो सतपुड़ा श्रेणी मध्य भारत की पहाड़ियों का एक श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला है। और यह इसकी सीमा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से शुरू होकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में चल रहे पूर्वी गुजरात राज्य तक जाती है। दोस्तों थोड़ा हमने सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात करी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों जब आपने चौपाया वर्ड सुना होगा तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे चौपाया क्या है। तो दोस्तों ये पशुपालन संबंधित प्रश्न है। चौपाया यानी कि किस पठार में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है। तो मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है। तो पहला हमारा ऑप्शन है मालवा का पठार, दूसरा हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा हो जाएगा रीवा का पठार और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों वो आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बघेलखंड के पठार। दोस्तों बघेलखंड के पठार में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है। चलिए हम थोड़ा जो हमारा मध्य प्रदेश का मैप है इसमें हम देखते हैं कि बघेलखंड पठार कहाँ है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा मध्य प्रदेश का मैप है जो कि एक ऊंटनुमा मध्य प्रदेश की आकृति है। तो इसमें दोस्तों जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये बघेलखंड का पठार है। क्या है? ये जो हमारा जितना भी पूरा हिस्सा मैं आपको यहाँ से कर्सर से घुमा के दिखा रहा हूँ ये क्या है? हमारा बघेलखंड के पठार का हिस्सा जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और रीवा पन्ना पठार के मध्य में स्थित है। किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा की ओर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। प्रश्न है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है दमोह, दूसरा है कटनी, तीसरा है नीमच और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है हरदा। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीमच। क्या हो जाएगा? नीमच दोस्तों सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला हमारा जिला है। चलिए हम थोड़ा मध्य प्रदेश के मैप में नीमच की लोकेशन देखते हैं। तो दोस्तों जो आप ये लाल कलर में देख रहे हैं ये हमारा नीमच जिला। क्या है? नीमच जिला। दोस्तों नीमच जिले में राष्ट्रीय ओपियम फैक्ट्री है। क्या है? नीमच जिले में राष्ट्रीय ओपियम फैक्ट्री की स्थापना की गई है। साथ दोस्तों जो हमारा प्रमुख केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको हम सीआरपीएफ बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसकी स्थापना भी नीमच में ही अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। यानी कि जो सीआरपीएफ की जन्म स्थली है वो क्या है? वो भी हमारा नीमच ही है। और नीमच मध्य प्रदेश का एक प्रमुख अफीम उत्पादक जिला भी है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको एक और फैक्टर बता दूं कि जो महाराणा प्रताप की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति जो कि मालवा के हिसाब से, क्योंकि नीमच मालवा में आता है तो नीमच में ही है। तो अगर आपसे इसका भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि मालवा में महाराणा प्रताप की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित है तो आपको नीमच पर क्लिक करना है। कहाँ पर? नीमच पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है। यानी दोस्तों आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। तो जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा है उसका निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा काली सिंध, फिर हो जाएगा चंबल, फिर शिप्रा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा पार्वती। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर है चंबल नदी। क्या है? जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा है वो कौन बनाती है? तो हमारी चंबल नदी बनाती है। चलिए थोड़ा दोस्तों हम चंबल नदी के बारे में जानते हैं। तो चंबल नदी दोस्तों यमुना की एक सहायक नदी। किसकी? चंबल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इसका उद्गम दोस्तों
इंदौर जिसकी एक तहसील है महू, उसकी जानापाव पर्वत से निकलता है। जो मेन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं बांगचू पॉइंट। क्या बोलते हैं? बांगचू पॉइंट महू से ये निकलती है। और इसका प्राचीन नाम दोस्तों क्या था? वो था चरमोहती। क्या था? चरमोहती। अगर हम चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से शिप्रा, काली सिंध, कोनू नदी है। और दोस्तों जो हमारी चंबल नदी है मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और भिंड, मुरैना आदि जिलों से निकलती है। साथ ही दोस्तों अगर मैप में आपको दिशा संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर की दिशा होती है हमेशा उत्तर होती है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इधर पूर्व और ये पश्चिम। तो आपको प्रश्न को सोल्व करने में आसानी होगी। तो इस हिसाब से प्रश्न बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा होता है। तो मतलब हमारे को यहाँ की सीमा निकालनी है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है और चंबल नदी इंदौर से निकल के ठीक इस प्रकार से राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो आपको प्रश्न को समझने में आसानी होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा छतरपुर, दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, तीसरा है पन्ना, फिर है उपरोक्त सभी। दोस्तों बीजावर है ना, बीजापुर नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा छतरपुर, दूसरा है बीजावर, तीसरा है पन्ना और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि छतरपुर, बीजावर, पन्ना तीनों ही जगह मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए थोड़ा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में जानते हैं। तो कडप्पा शेल समूह या कडप्पा चट्टान समूह विंध्यन चट्टान समूह की अपेक्षा प्राचीन है। कडप्पा शेल समूह की चट्टानें अत्यधिक टूटी हुई और कायांतरित हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदान में पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश के बीजापुर, बीजावर, पन्ना, ग्वालियर में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। अतः ये चट्टानें मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिम सीमा में शेल, जेस्पर, पोर्सलाइट और हार्न स्टोन के रूप में मिलती हैं। साथ दोस्तों जो निचले क्रम की कडप्पा चट्टान है उनमें बीजावर सीरीज में क्या मिलता है? तो हीरा मिलता है। क्या मिलता है? हीरा। और हीरा उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो है हमारा पन्ना जिला। चलिए आज का अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? सही कथन चुनिए। दोस्तों ये भी प्रश्न एमपीपीएससी में आ गया है। तो प्रश्न है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुने। तो पहला ऑप्शन है हमारा 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये स्थिति की बात करें दोस्तों है ना, उत्तरी अक्षांश में। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि 74 डिग्री 9 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। क्या दोनों ऑप्शन सही है? उपरोक्त ए या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, यानी कि उपरोक्त दोनों सही है। दोस्तों अविभाजित मध्य प्रदेश का मतलब है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो उसके पहले मध्य प्रदेश की स्थिति है और वर्तमान में स्थिति कुछ और चेंज हो गई है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पूर्व का पठार, फिर हो जाएगा पश्चिम का पठार, तीसरा ऑप्शन है हमारा दक्षिण का पठार, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर का पठार। यानी कि जो मध्य प्रदेश संपूर्ण मध्य प्रदेश है ये किस पठार का हिस्सा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पठार का। इसका दक्षिण पठार का दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश हिस्सा है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का भी हम हिस्सा इसको बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं पूरा हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जिसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में महान हिंद महासागर है। और दोस्तों जो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मध्य प्रदेश है पूरा, तो ये किसका हिस्सा है? दक्षिण के पठार का, जिसमें यहाँ पर मालवा का पठार है, यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी है, इधर बघेलखंड का पठार है और यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर में का भाग क्या कहलाता है। यानी दोस्तों जब हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो जो हमारी चंबल और सोन नदी घाटियां हैं उनके अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं सतपुड़ा की श्रेणी, फिर है हमारा कैमूर की श्रेणियां, फिर है मेकल पर्वत या मध्य उच्च प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य उच्च प्रदेश, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। या आप मैप में देख सकते हैं जो नीले कलर से मार्क है ये क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है। तो दोस्तों थोड़ा हम देखते हैं मैप के बाद तो चंबल और सोन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ से मालवा प्लेटू से चंबल नदी निकलती है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है, जो कि ऊपर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों जो इसका उत्तर का भाग ये क्या है? तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सत्य असत्य कथन को छांटना है। यानी कि इन दोनों में से आपको कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है उसको छांटना है। तो पहला हमारा हो जाएगा नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। दूसरा ऑप्शन है हमारा मध्य उच्च प्रदेश है, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, गंगा नदी के बेसिन का भाग है। तीसरा ऑप्शन है हमारा पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। क्योंकि दोस्तों नर्मदा और सोन नदी के दक्षिण में कौन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है?
मध्य उत्तर प्रदेश गंगा नदी बेसिन का हिस्सा माना गया है। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है पूर्वी पठार महानदी एवं सोन नदी बेसिन का भाग है, क्योंकि दोस्तों पूर्वी पठार से आपको बताओ 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। पहली हमारी हो जाती है नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है, एक फिर हमारी महानदी हो जाती है जो कि पूर्व की ओर बहती है, और जो हमारी तीसरी हो जाती है वो हो जाती है सोन नदी जो कि उत्तर की ओर निकल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह की सोनसर सीरीज की संज्ञा दी गई है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा शहडोल, दूसरा है बैतूल, तीसरा है बालाघाट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। यानी दोस्तों छिंदवाड़ा को सोनसर सीरीज की संज्ञा दी गई है। चलिए हम थोड़ा देखते हैं। छिंदवाड़ा में धारवाड़ सेल समूह, सोनसर सीरीज और सकोली सीरीज दोनों पाई जाती है। कौन सी? तो सोनसर सीरीज और सकोली सीरीज दोनों छिंदवाड़ा में पाई जाती है। और इसमें किसका निक्षेप है? तो दोस्तों इसमें मैग्नीज का निक्षेप है। काय का? मैग्नीज का निक्षेप है। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वो है बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानें चिल्पी सीरीज के रूप में। यानी दोस्तों जो छिंदवाड़ा में जो हमारी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं उनको हम सोनसर और सकोली सीरीज बोलते हैं, और जो बालाघाट में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? चिल्पी सीरीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सकोली सीरीज, चिल्पी सीरीज, सोनसर सीरीज और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि जो हमारी सकोली और सोनसर है उनको हम छिंदवाड़ा में मानते हैं, और जो हमारी चिपली सीरीज है या चिल्पी सीरीज है उसको हम किस में मानते हैं? बालाघाट में मानते हैं। दोस्तों आपको पता होगा बालाघाट में मैग्नीज की बहुत ही प्रसिद्ध खदानें हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मलाज खंड की खदानें। तो दोस्तों चिल्पी सीरीज में मलाज खंड की खदानें भी स्थित है, और जो सकोली और सोनसर सीरीज है वो हो जाएगी हमारी छिंदवाड़ा में, चिल्पी सीरीज हो जाएगी बालाघाट में। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है। क्या है प्रश्न? कि जो पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान है वो किस प्रकार के चट्टान समूह के अंतर्गत आती है। तो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर, दूसरा हो जाएगा सोनसर, तीसरा हो जाएगा बीजापुर, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है साकोली। क्या है? साकोली है, इसको हम साकोली भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर या बीजावर। दोस्तों जो हमारी बीजावर समूह है, बीजावर चट्टान समूह है, उसी में प्रसिद्ध हीरे की खदानें हैं जो कि पन्ना जिले में है, और वहां से क्या निकल जाता है? तो हीरे निकल जाता है। ये दोस्तों मैंने आपको मध्य प्रदेश के चट्टान उनके साक्ष्य के बारे में बताया। तो जो चट्टानों का पहला काल था वो था आद्य महाकल्प, या जिसको हम इंग्लिश में आर्कियन काल भी बोलते हैं, आर्कियन युग। तो इसमें कौन कौन से चट्टानों के साक्ष्य मिले हैं? तो बुंदेलखंड का गुलाबी ग्रेनाइट, नीस, ये कहाँ पर मिला है? तो मिला है आर्कियन युग की चट्टानों में। फिर दोस्तों हमारा जगह धारवाड़ समूह, दूसरा कौन सा है? धारवाड़ समूह। तो दोस्तों इसमें बालाघाट में चिल्पी, छिंदवाड़ा में सोनसर और बुंदेलखंड में बीजावर श्रेणी मिली है। और दोस्तों इसी बुंदेलखंड में कौन सा जिला पड़ता है? हमारा पन्ना जिला, और वहां से हीरा निकलता है। साथ दोस्तों जो द्रविड़ समूह की चट्टान है उनका मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, और जो हमारा पुराने संघ की चट्टान है उनमें पन्ना, ग्वालियर की बीजावर श्रेणी, कैमूर, भांडेर और रीवा श्रेणी पुराने संघ के अंतर्गत आई हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोअर गोंडवाना सेल समूह को किस नाम से जाना जाता है। क्या प्रश्न है कि लोअर गोंडवाना जो हमारा सेल समूह है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा तालचर, फिर हो जाएगा बाघ, तीसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा तालचर समूह। क्या हो जाएगा? तालचर समूह। दोस्तों जो हमारा ये तालचर समूह है यह कहाँ पर है, किस राज्य में? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में, और अपने कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों जो हमारा गोंडवाना सेल समूह है यह चट्टान 95% कोयला संचित करती है। यानी दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश में भारत में जो 95% कोयला निकलता है वो कहाँ से निकलता है? तो गोंडवाना सेल समूह से निकलता है। इसलिए इसे हम कौन सी चट्टानें बोलते हैं? कोयलाधारी चट्टानें भी बोलते हैं। इसके साथ ये परतदार चट्टान होने के कारण इसमें रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी मिले हैं। यानी कि जब दोस्तों गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी पर जीव भी मौजूद था, तभी यहाँ पर रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे गोंडवाना सेल समूह है यह प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना की चट्टानों को कटक, विजयवाड़ा, काठियावाड़, मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो दोस्तों भारत का 95% की कोयला आपूर्ति कौन करता है? तो करता है गोंडवाना सेल समूह। अगला प्रश्न है कि क्विज घाटी और मोहपानी कोयला क्षेत्र किस सेल समूह के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? क्विज घाटी और मोहपानी कोयला क्षेत्र किस सेल समूह के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाघ सीरीज, दूसरा हो जाएगा तालचर सीरीज, तीसरा हो जाएगा लमेटा सीरीज, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तालचर सीरीज। क्या हो जाएगा? यानी कि जो मोहपानी कोयला क्षेत्र और क्विज घाटी किसमें है? तो वो तालचर सीरीज के अंतर्गत है। और जो तालचर सीरीज है ये लोअर गोंडवाना का हिस्सा है, क्योंकि दोस्तों जो गोंडवाना सेल समूह है उनको 3 भागों में बांटा गया है, अपर, मिडिल और लोअर। तो जो तालचर सीरीज है ये लोअर गोंडवाना सेल समूह के नाम से जानी जाती है उसका भाग है। यह मुख्य रूप से सोन महानदी घाटी एवं सतपुड़ा के क्षेत्रों में मिलती है। इसकी 10 से 122
मीटर मोटी बनावट से भूवैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला है कि इनका परिवहन हिम तथा जल दोनों द्वारा हुआ था, और इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस काल में शीत युग का प्रभाव भी था। साथ दोस्तों पेंच घाटी और मोह पानी के कोयला क्षेत्र तालचर शैली के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है। यानी दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में मोस्टली कौन सी चट्टान समूह पाई जाती है। तो पहला हो जाएगा हमारी आर्कियन, जो कि सबसे प्राचीन चट्टान समूह है। दूसरा है गोंडवाना, तीसरा है विंध्यन, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विंध्यन शेल समूह। दोस्तों जो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से चट्टान मिलती है वो किसकी मिलती है, वो मिलती है विंध्यन चट्टान समूह की। चलिए थोड़ा हम विंध्यन की चट्टानों के बारे में जानते हैं। तो विंध्य पर्वत के नीचे एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विंध्यन की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन की चट्टानों का विस्तार कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। यानी दोस्तों सिर्फ जो विंध्यन की चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं। और विंध्यन की चट्टानों में प्रमुख विशेषता यह है कि चट्टान भवन निर्माण सामग्री के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और जो संगमरमर, दोस्तों जो आदि मिलते हैं हमें विंध्यन की चट्टानों के अंतर्गत ही मिलते हैं। और मध्य प्रदेश के पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान जिनसे हीरा निकलता है वो भी विंध्यन की चट्टानों के अंतर्गत ही है। और श्रेणी कौन सी है, तो बीजावर श्रेणी। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है कि प्रश्न है अपर गोंडवाना समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो गोंडवाना समूह उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न है कि अपर गोंडवाना समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं चौगान, फिर आएगा जबलपुर स्तर, सकोली या बीजावर। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौगान, यानी जो अपर गोंडवाना है उसको सतपुड़ा क्षेत्र में हम चौगान नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिज की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बालाघाट और खरगोन, दूसरा हो जाएगा खरगोन एवं छिंदवाड़ा, तीसरा हो जाएगा बालाघाट एवं छिंदवाड़ा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सिवनी या बालाघाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिवनी या बालाघाट और छिंदवाड़ा। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, बालाघाट और छिंदवाड़ा। जब भी दोस्तों मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात की जाए तो अगर आपको ऑप्शन नहीं भी आए तो आपको बालाघाट और छिंदवाड़ा ही लगाना है। क्या लगाना है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। क्योंकि दोस्तों जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है इनका मोस्टली विस्तार बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में ही है। और इसकी 3 सीरीज है, तो सोनसर सीरीज, सिकोली सीरीज और चिल्पी सीरीज। तो आप ये भी याद रखें, धारवाड़ क्रम की अगर चट्टानों की बात हुई और आपको ऑप्शन में बालाघाट और छिंदवाड़ा दोनों दिख रहा है तो आप बेझिझक क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन हम देखते हैं हीरा, मैग्नीज, रॉक फास्फेट या बॉक्साइट। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न में डिस्कस किया है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और चिल्पी क्रम की, दोस्तों चिल्पी क्रम कहाँ पर है, तो वो है हमारे बालाघाट जिले में। और बालाघाट की मलाजखंड खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपने मैग्नीज उत्पादन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। क्योंकि जो सोनसर और सकोली सीरीज है तो छिंदवाड़ा में है, लेकिन जो चिल्पी सीरीज है वो हमारे बालाघाट जिले में है। और बालाघाट जिले की मलाजखंड खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीज। यानी कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम को किस खनिज की प्राप्ति होती है, तो हमारे उसकी इसकी होती है मैग्नीज की होती है। और कुछ हद तक रॉक फास्फेट की भी होती है, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा मैग्नीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है। यानी दोस्तों जो पृथ्वी में सबसे पहले चट्टानें बनी थी और उसमें से मध्य प्रदेश में कौन सी चट्टानें पाई गई हैं। तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं आर्य समूह, दूसरा ऑप्शन है आद्य महाकल्प जिसको हम आर्कियन में बोलते हैं इंग्लिश में, तीसरा हो जाएगा पुराना संघ और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा धारवाड़ समूह। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य महाकल्प। क्या हो जाएगा, आद्य महाकल्प या आर्कियन रॉक्स सबसे पहले मध्य प्रदेश में पाई गई थी। मध्य प्रदेश में दोस्तों पूरे भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ भी करेक्ट आंसर हमारा आद्य महाकल्प ही होगा, क्योंकि पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानी कौन सी थी, वो थी हमारी आद्य महाकल्प। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को ग्वालियर संभाग में किस नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टान है उनको ग्वालियर संभाग में किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है कैमूर सीरीज, दूसरा है तालचर सीरीज, तीसरा है भांडर सीरीज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर सीरीज। क्या है, ग्वालियर सीरीज। तो दोस्तों ग्वालियर संभाग में जो चट्टानें पाई जाती है उनको हम ग्वालियर सीरीज के ही नाम से जानते हैं। तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें ग्वालियर जिले में पाई जाती है उनको हम ग्वालियर सीरीज के नाम से ही जानते हैं। अच्छा दोस्तों आप बता सकते हैं कि कुड़प्पा चट्टानों का नाम कुड़प्पा ही क्यों पाया गया। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इनके अवशेष जो हमें मिले थे वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में मिले थे। किसमें, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिलों में मिले थे, वहां से सर्वप्रथम इन चट्टानों की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इनका हमने नाम क्या रख दिया, कुड़प्पा क्रम की चट्टान।
और दोस्तों जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद किसका निर्माण हुआ था, तो कुडप्पा क्रम का। तो अगर आपसे क्रम पूछे तो पहले आएगा धारवाड़ क्रम, नीचे सेकंड नंबर पर आएगा हमारा कुडप्पा क्रम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां विंध्याचल श्रेणी में स्थित है। प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी पहाड़ियां जो कि हमारी विंध्याचल श्रेणी में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जानापाव, दूसरा है मुकुंदवार, तीसरा है नरहट और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी जो दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसमें जानापाव जो कि महू में है, मुकुंदवार और नरहट तीनों ही इसकी पहाड़ियां है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है। यानी दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टान है इनका सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिमी, फिर हो जाएगा उत्तर पूर्वी, फिर हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्वी, या 2 और 3 दोनों, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही है। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। जो दोस्तों कुडप्पा क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में भी और दक्षिण पूर्व दोनों में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर किस ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनमें संगमरमर, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर आदि पाए जाते हैं और उससे इमारत बनाई जाती है। तो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सांची का स्तूप, दूसरा ऑप्शन है भरूच स्तूप, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर का किला और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से सांची का स्तूप, भरूच स्तूप और ग्वालियर किले का निर्माण किया गया है। चलिए इनकी लोकेशन जानते हैं हम। तो दोस्तों जो हमारा सांची का स्तूप है ये रायसेन जिले में है, भरूच स्तूप है ये हमारे सतना जिले में, और ग्वालियर का किला नाम से पता चल रहा है किस जिले में है, तो ग्वालियर जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि दोस्तों जो मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपर, फिर है मिडिल और लास्ट में हो जाएगा लोअर विंध्यन क्रम की चट्टान। तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है दूसरा यानी कि 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है 5। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कि विंध्यन क्रम की चट्टानों कितने भागों में, हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। और वो कौन कौन सी है, वो है रीवा, कैमूर और भांडेर सीरीज। कौन सी, कैमूर सीरीज, रीवा सीरीज और भांडेर सीरीज। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम। तो इस समूह के चट्टानों का विस्तार नर्मदा के उत्तर में कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज के रूप में है। इन चट्टानों में अल्प मात्रा में छोटे जीव जंतुओं और वनस्पतियों के कुछ चिन्ह मिलते हैं। इमारती पत्थर इस समूह की चट्टानों में बहुयात मात्रा में मिलते हैं, जिसका उपयोग उत्तर भारत की कई ऐतिहासिक इमारतें बनाने में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था। यानी दोस्तों जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा गोंडवाना चट्टान, दूसरा है धारवाड़ चट्टान, तीसरा है विंध्यन चट्टान है और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, कुडप्पा चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोंडवाना चट्टान। जो हमारा मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें सबसे पहले अध्ययन गोंडवाना चट्टानों का ही किया गया था। चलिए थोड़ा गोंडवाना चट्टानों के बारे में बात करते हैं। तो गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सतपुड़ा क्षेत्र तथा बघेलखंड पठार में मिलती हैं। यहाँ ये शैल समूह अर्धवृत्त के रूप में उत्तर में सीधी से लेकर दक्षिण में रायगढ़ तक विस्तृत है। इस समूह की चट्टानों में एक रूपता मिलती है, इनके किनारे क्या है, भ्रंशित यानी टूटे फूटे हैं। और गोंडवाना शैल समूह के गठन में बहुत अधिक भिन्नता मिलती है। इसमें मोटी और महीन बालू, मिट्टी आदि की परतें निरंतर एक दूसरे में बदलती रहती हैं। और मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है दोस्तों, तो हमारा मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की चट्टानों को परसोरा तथा टीकी के नाम से जाना जाता है। यानी कि किस प्रकार की चट्टानें हैं उनको, जिनको हम परसोरा और टीकी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा निचली गोंडवाना क्रम, दूसरा है ऊपरी गोंडवाना क्रम, फिर तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है मध्य गोंडवाना क्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य गोंडवाना क्रम। दोस्तों जो मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसको हम परसोरा तथा टीकी के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम थोड़ा बात करते हैं मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में मध्य गोंडवाना शैल समूह का समुचित विकास सतपुड़ा क्षेत्र में हुआ था। सतपुड़ा क्षेत्र के चारों स्तर पंचेत, पंचमढ़ी, देनवा तथा बगरा में इस समूह की चट्टानें मिलती हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र में महाकाय मोटी तहों वाली बालू का पत्थर मिलता है। इसमें लोहे की अधिकता कारण यह पीले से लाल रंग का है। और पंचमढ़ी शैल के ऊपर देनवा का आवरण है। क्या है, पंचमढ़ी शैल के ऊपर देनवा का आवरण है। तो हमने बात करी किसकी, मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों की। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना चट्टानों के तालचर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है।
तो ये प्रश्न बोल रहा है दोस्तों जो गोंडवाना चट्टान है उसका जो तालचर उपक्रम है उसका विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं है? तो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिंगरौली, दूसरा है शहडोल, तीसरा है नरसिंहपुर और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? नहीं, तीसरा है नरसिंहपुर और फोर्थ ऑप्शन है सीधी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। दोस्तों जो नरसिंहपुर है इसमें हमारी तालचर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार नहीं है। थोड़ा हम देखते हैं। तो लोअर गोंडवाना शेल समूह को तालचर के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों जो गोंडवाना के 3 भाग है ना, अपर, मिडिल और लोअर, तो जो लोअर वाला हिस्सा है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तालचर के नाम से जानते हैं। और तालचर कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। यह मुख्य रूप से सोन महानदी घाटी एवं सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलता है। कहाँ पर? सोन नदी घाटी और महानदी नदी घाटी के क्षेत्रों में मिलता है। इनकी 10 से 122 मीटर मोटी बनावट इसे भूवैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि इनका परिवहन, चलिए हमने पहले भी देख लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि पेंच घाटी तथा मोह पानी के कोयला क्षेत्र तालचर शैली के सेल समूह के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि पेंच घाटी और मोह पानी का कोयला क्षेत्र किस सेल समूह के अंतर्गत आता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तालचर सेल समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा आर्य समूह, दूसरा है पुराना संघ, तीसरा ऑप्शन है धारवाड़ समूह और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? द्रविड़ संघ। तो हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो हमारे मध्य प्रदेश में द्रविड़ संघ की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिले। किसके? द्रविड़ संघ की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिले। इसके अलावा समस्त प्रकार की चट्टानों के साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा द्रविड़ संघ, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। 40वां प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के 2/3 हिस्से को कवर करता है? तो पहला ऑप्शन है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य उच्च प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य उच्च प्रदेश, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो पहला हो जाएगा मध्य उच्च प्रदेश, फिर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा हो जाएगा हमारा पूर्वी पठार। और फिर जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है उसको भी हमने कितने 5 भागों में बांटा है। तो उसमें पहला हो जाएगा हमारा मध्य भारत का पठार, दूसरा हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार, तीसरा हो जाएगा मालवा का पठार, फोर्थ पे आ जाएगा हमारा बुंदेलखंड का पठार और लास्ट क्या है? नर्मदा सोन घाटी। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। तो पहली हो जाएगी हमारी राजपीपला की पहाड़ी, दूसरी हो जाएगी ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी और तीसरी हो जाएगी मेकल श्रेणी। और जो हमारा पूर्वी पठार है उसको हमने सिर्फ 1 भाग में बांटा है, वो है हमारा बघेलखंड का पठार। क्या है? बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का 2/3 भाग बनाता है वो क्या बनाता, कौन बनाता है? तो बनाता है मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा बनाता है? मध्य उच्च प्रदेश। अगला प्रश्न है किस चोटी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है? यानी प्रश्न पूछ रहा है कि जो वांचू पॉइंट जो कि मोह के जानापाव पहाड़ी पर है, यहाँ से चंबल नदी निकलती है। तो ऑप्शन है हमारा सिद्ध बाबा की चोटी, दूसरा है जानापाव चोटी, तीसरा है सिगार की चोटी और फोर्थ ऑप्शन है धजारी की चोटी। तो मैंने दोस्तों इसका आपका आंसर बताई दिया, जानापाव चोटी। क्या है? क्योंकि जानापाव चोटी से हमारी कौन सी नदी निकलती है? तो निकलती है चंबल नदी। ये दोस्तों मैप में हमने यहाँ चंबल नदी का आपको अपवाह तंत्र मैंने बताया है। तो यहाँ से जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और ऐसे बहती हुई है मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश, ये हमारी नीले रंग से दिखाई है चंबल नदी है। तो दोस्तों इसके हम थोड़ी सहायक नदी भी बात करते हैं। तो इसकी पहली सहायक नदी दोस्तों हमारी हो जाएगी शिप्रा नदी। क्या हो जाएगी? शिप्रा नदी। दूसरे नंबर पर जो इसकी सहायक नदी है वो है काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। फिर इसकी दोस्तों हमारी आ जाएगी पार्वती नदी। कौन सी? पार्वती नदी। और लास्ट में दोस्तों इससे श्योपुर मिल जाती है कूनू नदी। कौन सी मिल जाती है? कूनू नदी। फिर दोस्तों इसके बाद ये यूपी के इटावा में कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी के अंतर्गत मिल जाती है। तो जो नीले रंग में दिख रही है दोस्तों आपको ये चंबल नदी दिख रही है और मिलती कौन सी नदी में? तो यमुना के अंतर्गत। और यमुना किसकी सहायक है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न है शिशुपाल की राजधानी चंदेरी बेतवा नदी के तट पर किस पठार में अवस्थित है? प्रश्न है कि जो शिशुपाल ने अपनी राजधानी चंदेरी बनाया था ये बेतवा नदी के तट पर किस पठार में अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बघेलखंड का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार और फोर्थ ऑप्शन क्या है? विंध्याचल का पठार। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड का पठार। चलिए थोड़ा हम बुंदेलखंड पठार के बारे में बात करते हैं। तो बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में है। इस पठार के पूर्व में बघेलखंड, पश्चिम में मध्य भारत का पठार, उत्तर में यमुना का मैदान तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर, यानी काफी नीचा है। इसकी औसत ऊंचाई 150 मीटर है और दक्षिण में कितनी है? 400 मीटर तक है। और जो इसकी सर्वोच्च ऊंचाई है वो छोटी, वो कौन सी? सिद्ध बाबा की चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। और इस क्षेत्र के हम प्रमुख फसलों की बात करें तो उसमें ज्वार और क्या है? फिर तेंदुपत्ता। क्या है? तेंदुपत्ता। दोस्तों तेंदुपत्ता का वैज्ञानिक नाम जरूर याद कर लें, क्योंकि तेंदुपत्ता का वैज्ञानिक नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न एमपीएसआई में बहुत पूछे जाते हैं। एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली, तो आप तेंदुपत्ता का वैज्ञानिक नाम जरूर याद कर लें और याद हो तो कमेंट करके बता दें। अगला है कि मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से हम जानते हैं?
दोस्तों जो हमारा मध्य भारत का पठार है उसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा चंबल का उप आंध्र प्रदेश, दूसरा हो जाएगा सरसों की हांडी, तीसरा है गेहूं की डलिया, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है एक और दो दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट हमारा जवाब हो जाएगा एक और दो दोनों सही है, क्योंकि जो हमारा मध्य भारत का पठार है उसको हम चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी बोलते हैं, साथ ही हम क्या बोलते हैं, सरसों की हांडी भी बोलते हैं, क्योंकि मध्य भारत के पठार में भिंड, मुरैना जैसे जिले आते हैं जहाँ पर सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। तो चंबल का उप आंध्र प्रदेश और सरसों की हांडी दोनों किसको हम बोलते हैं, मध्य भारत के पठार को बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है। यानी दोस्तों प्रश्न पूछा है कि जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 500 मीटर, दूसरा है 400 मीटर, फिर है 680 मीटर, और क्या लास्ट है 752 मीटर। तो दोस्तों इसकी हम औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी हमारी कितनी, 500 मीटर। कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो हो जाएगी 752 मीटर, क्योंकि दोस्तों विंध्याचल पर्वत की सबसे छोटी कौन सी है, तो वो है हमारी गुडविल शिखर, या जिसको हम सद्भावना शिखर भी बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी वो है 752 मीटर। लेकिन अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी आ जाएगी 500 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी क्रमशः किससे बनी है। यानी दोस्तों जो हमारी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये किन पदार्थों से बनी हुई है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, दूसरा है क्वार्टज बेसाल्ट और ग्रेफाइट, तीसरा है क्वार्टज रेत ग्रेनाइट और बेसाल्ट, या फोर्थ ऑप्शन है सिर्फ बेसाल्ट से बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्टज रेत ग्रेनाइट और बेसाल्ट, यानी कि चारों पदार्थों से मिलकर कौन सी बनी है, हमारी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बनी है। तो याद रखें क्वार्टज रेत ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो प्रश्न है कि नर्मदा सोन घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पार्वती, दूसरा शकर, तीसरा टोन्स, और फोर्थ ऑप्शन है सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शकर नदी, क्योंकि शकर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी, नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है, शकर नदी। तो इसलिए नर्मदा सोन घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो हमारी शकर नदी प्रवाहित होती है। चलिए थोड़ा हम नर्मदा सोन घाटी के बारे में जानते हैं। तो नर्मदा सोन और जोहिला इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तीनों का उद्गम नर्मदा सोन घाटी अमरकंटक से हुआ है। दोस्तों जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद का संपूर्ण क्षेत्र, साथ ही धार, झाबुआ, बड़वानी और कटनी के कुछ भागों को हमने नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत शामिल किया है। और नर्मदा सोन घाटी में अंतर्गत आने वाले पर्यटक स्थल की हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हमारे हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर जो कि जबलपुर में है। फिर आ जाएगा ओंकारेश्वर, जहाँ पर एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जिसको हम ओंकारेश्वर या ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। फिर हमारा हो जाएगा भेड़ाघाट, इसके अलावा महेश्वर, फिर सहस्त्रधारा जलप्रपात, दूधधारा जलप्रपात आदि किसके प्रमुख पर्यटक स्थल है, तो वह नर्मदा सोन घाटी के आदि प्रमुख पर्यटक स्थल है। साथ दोस्तों जो हमारा जबलपुर जिला है मध्य प्रदेश का, इसको मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी बोला जाता है, तो न्यायिक राजधानी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है वो जबलपुर में ही है, तो इसलिए इसको मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी बोला जाता है, किसको, जबलपुर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है राजगढ़, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है विदिशा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रायसेन। तो दोस्तों जो हमारा रायसेन जिला यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम किसके नाम जानते हैं, तो पहाड़ों की रानी के नाम से जानते हैं हम रायसेन जिले को। दोस्तों आप मध्य प्रदेश के मैप में रायसेन की स्थिति पता कर सकते हैं। बिल्कुल मिडिल में जो आपको लाल कलर से निशान दिया है ये हमारा कौन सा जिला है, रायसेन जिला। दोस्तों रायसेन जिले में ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसको हम भोजपुर का शिव मंदिर बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा सांची का स्तूप है वो भी हमारे रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा भीमबेटका जो जिस पर पत्थर पर अभिषेक यानी कि जो भीमबेटका पर जो कलाकृतियां हैं पत्थर पर, वो भी रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। साथ दोस्तों एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ रायसेन जिले के बारे में। जो पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर है, जो हिंगलाज शक्तिपीठ है, उसकी सेम कॉपी या डिट्टो कॉपी कहाँ पर है, वो हिंगलाज में। तो इसलिए ऐसी मान्यता है कि हम पाकिस्तान जा नहीं सकते, इसलिए हमें अगर हम रायसेन की हिंगलाज देवी का मंदिर का दर्शन भी कर लेंगे तो हमें जो पाकिस्तान में स्थित शक्तिपीठ है उसके दर्शन का लाभ मिलता है। तो आप ये भी याद रखें। तो रायसेन के 4 प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से, पहला हो जाएगा भोजपुर, दूसरा हो जाएगा सांची का स्तूप, तीसरा हो जाएगा भीमबेटका, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, हिंगलाज देवी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले को सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, यानी कि किस जिले में जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा धार, दूसरा है बुरहानपुर, तीसरा है खरगोन, और फोर्थ है हमारा बड़वानी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धार। क्या हो जाएगा, धार, क्योंकि धार जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार नहीं है। चलिए हम फिर देखते हैं कौन कौन से जिलों में है। तो सतपुड़ा मेक्कल पर्वतमाला नर्मदा सोन नदी घाटी के उत्तर पूर्व में तथा दक्षिण एवं पूर्वी पठार क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन से जिले इसमें शामिल है, तो छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, मंडला पूरे तरीके से शामिल है, और खंडवा और खरगोन जिले के कुछ हिस्से सतपुड़ा मेक्कल पर्वत श्रृंखला के अंदर बसे हुए हैं। तो यानी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा धार। साथ दोस्तों जो हमारा बुरहानपुर है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है जिसमें असीरगढ़ किला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा
कि मध्य प्रदेश के किस श्रेणी को नर्मदा सोन घाटी और दक्कन के पठार के मध्य जल विभाजक माना गया है। प्रश्न बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी श्रेणी है जिसको नर्मदा सोन नदी घाटी और जो दक्कन का पठार है इसके मध्य जल विभाजक माना गया है। तो पहला है हमारा भांडेर श्रेणी, दूसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, तीसरा है बिजावर श्रेणी और जो फोर्थ ऑप्शन है वो बोल रहा है कैमूर श्रेणी। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। दोस्तों जो हमारी सतपुड़ा मेकल श्रेणी है उसको नर्मदा सोन घाटी और जो दक्कन का पठार है उसके मध्य जल विभाजक का रूप में माना गया है। दोस्तों दक्कन के पठार से बहुत फेमस दामोदर नदी निकलती है। तो जो हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी है इसके बारे में भी हमने ये डिस्कस किया है कि छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, मंडला पूरे तरीके से इसमें शामिल है। साथ ही खंडवा और खरगोन जिले के कुछ हिस्से इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अंतिम प्रश्न है कि किस पर्वत श्रेणी को ब्लैक पर्वत के रूप में माना जाता है या ब्लैक पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो पहला हो जाएगा हमारा अरावली, दूसरा है आबू, तीसरा है सतपुड़ा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को किसके रूप में माना गया है? तो ब्लैक पर्वत के रूप में माना गया है। और दोस्तों जो अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश से शुरू होकर पहले राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक जाती है। इसका जो सर्वोच्च ऊंचा पॉइंट है वो कौन सा है? गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर। तो कभी पूछ लिया तो आप याद रखें कि अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है हमारी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। चलिए थोड़ा आप सतपुड़ा के बारे में जानते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा नदी घाटी के दक्षिण पूर्व में पश्चिम तक फैली है और पूर्व में इसकी सीमा कौन बनाता है? तो वो बनाता है मेकल पर्वत, जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। साथ ही सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों से घिरे एक त्रिभुज के रूप में फैली हुई है, जिसका आधार पूर्व में स्थित मेकल श्रेणी है। तो दोस्तों कभी ऐसा इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का आकार किस प्रकार का, तो किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार का है ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी कभी आ जाते हैं कि जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसका आकार किस प्रकार का है, तो आपको क्लिक करना है त्रिभुजा आकार। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। साथ ही वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका जितने भी पढ़ाई संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।